अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, today we are going to learn the basic of English communication। देखिएगा, अंग्रेजी जो जबान है, इंग्लिश लैंग्वेज, एक है इसकी कुछ बुनियादी चीजें अंग्रेजी जबान की, जैसे ABC ये बंदा सीखता है। उसके बाद उसको लेटर्स की पहचान कराई जाती है, फिर वावल्स और कॉन्सोनेंट बताए जाते हैं, फिर उसके बाद उसको वर्ड्स मिलाना सिखाया जाता है, वर्ड्स बनाना सिखाया जाता है, उनका साउंड सिखाया जाता है, फिर बंदे को सेंटेंस बनाने आते हैं, ETC। ये है अंग्रेजी जबान का बेसिक। एक होता है इंग्लिश कम्युनिकेशन का बेसिक। जो अंग्रेजी जबान है, इस जबान में जो चीजें बोली जाएंगी, ये जो चीजें आपको काम आएंगी, उनका जो बेसिक है कम्युनिकेशन का बेसिक, वो क्या है। यहां मैं रुक के एक बात आपसे अर्ज करूं कि बाहर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेसिक क्लियर कराते हैं, और बेसिक क्लियर इस तरह कराते हैं कि एक छोटा सा एक इंसिडेंट और वाकया मैं आपको बताऊं मेरे ही यहाँ का। एक बच्ची थी, उनकी कॉल आई मेरे यहाँ, और उनसे बच्ची ने कहा कि जी मुझे एडमिशन लेना है, लेकिन मेरा बेसिक क्लियर है, थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल की क्लास हो तो उसमें ऐड कर होना है मुझे। तो मेरे जो मैनेजर हैं वो अमूमन मतलब पूछ ही लेते हैं कि भाई आपका कितना क्लियर है। तो उससे बच्ची से भी सवाल किया कि आपका बाप ने जैसे बताया कि आपका तो बेसिक क्लियर है, तो आपसे कुछ सवाल कर लूं मैं। बोले जी बिल्कुल कर लीजिए। तो उन्होंने सबसे पहले ये सवाल किया, सेंटेंस पूछने से पहले, कि आपने टेंसेस कहाँ तक पढ़ रखे हैं। क्या सवाल किया? आपने टेंसेस कहाँ तक पढ़ रखे हैं। अब उस बच्ची का जवाब सुनो। सर ये टेंसेस क्या होता है? वो बच्ची जो ये कह रही है मेरा बेसिक तो क्लियर है, मैं बेसिक तो पढ़ चुकी हूँ, उस बच्ची को ये नहीं पता कि टेंसेस किसे कहते हैं। मतलब ये है कि उसको पढ़ाया ही नहीं गया है वो, तो उसने बेसिक क्या पढ़ा है। उस बच्ची ने बताया उसके कितने पैसे खर्च हुए हैं, एक बड़ा अमाउंट उसने खर्च किया अपना, और उसको ये नहीं पता चला कि बेसिक किसे कहते हैं, और बेसिक में ये जो चीज है टेंसेस किसे कहते हैं। जबकि इतना कॉमन सा सवाल है, जिसको आज आज पहले ही मेरा जो बेसिक है यही आज, मेरे यहाँ का जो बेसिक है वो जो मैंने अपने एतबार से तय किया है वो आज ये जो कुछ भी है बेसिक बस। कल से जो आपका लेवल है वो अब ऊपर ही चलते रहेंगे आप। तो बहरहाल लोग इस तरीके से दबा के बेवकूफ बना रहे हैं, लोग बन भी रहे हैं बेचारे, उनको तो पता नहीं। वो बस एतमाद और भरोसा करके आ जाते हैं, और फिर बाकी वो लोग उनका जो बेवकूफ बनाते हैं अपने अंदाज में वो अलग ही रहता है। बहरहाल आज का हमारा लेसन ऐसा है कि इसमें मैंने इंग्लिश कम्युनिकेशन में जो चीज़ें एक स्टूडेंट को जानना ज़रूरी है गुफ्तगू और बातचीत करने से पहले, वो मैंने यहाँ पर मेंशन की हैं। अब आप उनको ज़रा ध्यान से देखेंगे और समझेंगे तो कुछ भी नहीं है, आसान है, इंतहाई आसान। सबसे पहली बात यहाँ पर लिख रहा सेंटेंस। किसे कहते हैं सेंटेंस? इसी सेंटेंस को उर्दू में बोला जाता है जुमला। तो जिस बच्चे को जुमले की तारीफ और डेफिनेशन आती है, उसको ये आती है, कोई मसला ही नहीं है उसमें। अभी ये बोर्ड शेयर वेयर मत करिए वरना क्लास से बाहर जा सकते हैं आप। ठीक है, चुपचाप फोन सामने रखिए, और ज्यादा उसमें एक्सपर्ट बनने की इस वक्त कोशिश मत करिए, क्लास चल रही है। ठीक है जी। तो इसलिए बोर्ड अगर दोबारा आपने शेयर किया, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, फिर वो क्लास से निकाल दिए जाएंगे आप। ठीक है, इसलिए सामने फोन रखो, चुपचाप क्लास लो बस। इससे मुझे याद आ गया एक बार बोर्ड से कि वो एक बच्ची थी, तो वो उसको मैंने कई बार मना भी किया था, बीच में वो एक आध बार उसने क्लास में कुछ शेयर किया,
अब उसने शेयर क्या किया कि वो फोटो ऐसा था कि वो किसी बच्चे के साथ था उसका। तो वो बच्ची जो कैमरा ऑफ करके क्लास लेती थी, तो उसने जो शेयर किया तो वो पूरी फाइल यहाँ शेयर हो गई भाई, उसके फोटो शेयर हो गए थे यहाँ। और सब बच्चों ने देखा। और मैं यूं कहूँ जी भर के देखा। क्योंकि जब शेयर क्यों किया भाई साहब आपने? तो इसलिए ज्यादा जो उसमें छेड़छाड़ी मत करिए आप। ठीक है। बस सामने फोन रख दीजिए, जब बुलाऊंगा किसी बच्चे को तो आइएगा, आज तो बुलाऊंगा ही नहीं किसी को भी। ठीक है, बुला भी सकता हूँ, जरूरी नहीं है। बहरहाल, सेंटेंस, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ सेंटेंस? किसे कहते हैं जी सेंटेंस? उर्दू में कहते हैं जुमले को। तो जो जुमला है वही सेंटेंस है। बाकी इसकी डेफिनेशन एक आप, a group of words which make a complete sense is called sentence। अल्फाज का एक ऐसा मजमुआ, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो विच मेक अ कंप्लीट सेंस, जो बनाता हो या देता हो एक कंप्लीट मफहूम, एक कंप्लीट सेंस, इज कॉल्ड सेंटेंस, को सेंटेंस कहा जाता है। अब अपन इसको तो यहाँ पर लिख रहा है, आप जरा मेरे अंदाज में सुन लीजिए उसको। कई सारे अल्फाज हैं, कई सारे वर्ड्स हैं, उनको मिलाया एक ग्रुप बन गया बाबू। अब ये ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन गया, अल्फाज का एक ऐसा मजमुआ बन गया कि इससे मुझे कंप्लीट मीनिंग समझ में आ रहे हैं। तो जब कंप्लीट मीनिंग मुझे समझ में आएंगे किसी ग्रुप ऑफ वर्ड से, तो उसके बारे में कहा जाएगा कि वो सेंटेंस है। और अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है लेकिन कंप्लीट मीनिंग समझ में नहीं आएंगे, तो उसको कहा जाए सेंटेंस नहीं है। दो एग्जाम्पल यहाँ आपके सामने लिखे हुए हैं, देखिएगा। लफ्ज लिखा हुआ है, आई एम ईटिंग केक, मैं केक खा रहा हूं। आई एम ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी पी रहा हूं। यहां पर आपके सामने ये दो सेंटेंसेस आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है मेरे अजीज, इसमें आप अगर देखेंगे, एक आपको नजर आ रहा है यहां पर आई, दूसरे सेंटेंस में आई। एक दूसरा वर्ड यहां पर नजर आ रहा है आपको एम, यहां पर भी एम है। तीसरे नंबर पर आपको नजर आ रहा है ईटिंग, यहां पर नीचे वाले सेंटेंस में ड्रिंकिंग। और एक वर्ड आपको नजर आ रहा है ऊपर वाले सेंटेंस में केक, केक, और नीचे वाले में वाटर, केक एंड वाटर। तो ये जो सेंटेंस है इसमें भी फोर वर्ड्स हैं, और नीचे वाले में भी फोर वर्ड्स हैं। ठीक है। अब देखिएगा, जब कई सारे अल्फाज हों उनको मिला लिया जाए, एक जगह रख लिया जाए, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन जाएगा। वो अल्फाज का मजमुआ बन गया, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन गया। अब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है, अगर ये कंप्लीट मीनिंग देता है तो आप कहेंगे सेंटेंस है। और अगर कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है तो फिर वो सेंटेंस नहीं है। आई एम ईटिंग केक, मैं केक खा रहा हूं। एक वर्ड ये है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है। ये ऐसा पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स बनाया जिससे कंप्लीट मीनिंग समझ में आ रहे हैं। वो क्या है? वो है कि एक बंदा ये कहना चाह रहा है कि भाई साहब मैं केक खा रहा हूं। आई एम ईटिंग केक, मैं केक खा रहा हूं। ये जो पूरा सेंटेंस है, जब ये बोला गया तो बोलते ही समझ में आ गया कि कोई एक बंदा है जो ये बताना चाह रहा है कि भाई साहब मैं केक खा रहा हूं। तो पूरी बात समझ में आ गई। और जिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, अल्फाज के जिस मजमुए से एक पूरी मुकम्मल बात समझ में आती है, कंप्लीट सेंस अगर समझ में आता है, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस, उसी को सेंटेंस कहा जाता है। नीचे वाला एग्जाम्पल, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी पी रहा हूं। कई सारे वर्ड्स हैं, आई अलग, एम अलग, ड्रिंकिंग अलग, एंड वाटर अलग, इनको मिला के यहां रख दिया गया। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन गया, अल्फाज का एक मजमुआ बन गया, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन गया जिससे कंप्लीट मीनिंग समझ में आ रहे हैं सुनने वाले को। एक बंदे ने कहा आई एम ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी पी रहा हूँ। तो सुनने वाला क्या समझेगा? कि कोई एक भाई साहब हैं जो ये बताना चाह रहे हैं कि बड़ी प्यास लग रही थी भाई, मैं पानी पी रहा हूँ। तो अब जब पूरी बात समझ में आएगी, जिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, जिस अल्फाज के मजमुए से, उसको कहा जाएगा कि सेंटेंस है, अदरवाइज सेंटेंस नहीं है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग ना देने की वजह से वो सेंटेंस होता ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द वे यू। अब देखिएगा जरा ध्यान से दोस्त, एक वर्ड है द, दूसरा है यहां पर वे, और तीसरा है यू।
तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो पाया जा रहा है यहाँ पर, अल्फाज का मजमुआ तो एक ये तो ग्रुप तो बन गया। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, लेकिन कंप्लीट मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है। इससे क्यों नहीं आ रहे जी? इसलिए कि द वे यू का मतलब है जिस तरह से आप, जिस तरीके से आप, जिस अंदाज से आप। अगर आपके सामने कोई कहने लगे कि भाई साहब जिस अंदाज से आप, और खामोश हो जाए वो, आप पता क्या कहेंगे? अब भैया पागल वागल भी है क्या कुछ? मैं पूरी बात बोलना, क्या कह रहा है? जिस तरह से आप खेलते हो मैं भी खेलता हूँ, या तो ये कहो, ये जिस अंदाज से आप बोलते हो मैं भी बोलता हूँ, जिस अंदाज से आप लिखते हो मैं लिखना चाहता हूँ। बात पूरी तो बोलिए भाई साहब। अगर आप किसी से कहेंगे द वे यू, जिस तरीके से आप, तो सामने वाला क्या कहेगा? मेरे पास इतना टाइम नहीं है, कहीं और जाया करो जाके। ठीक है, मुझसे बात करनी तो पूरी करो, कंप्लीट बताओ क्या बात कहना चाहते हो। तो बाबू देखिएगा यहाँ पर 1 2 3, 3 वर्ड्स तो हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो पाया गया, अल्फाज का मजमुआ तो है, लेकिन कंप्लीट मीनिंग समझ में नहीं आ रहे हैं। अच्छा, मीनिंग तो आ रहे हैं समझ में, लेकिन कंप्लीट नहीं। भाई द वे यू का जो तर्जमा और ट्रांसलेशन है वो है जिस तरीके से आप, समझ में तो आ रहा है, लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं आ रहा भाई साहब। क्या पूरी बात तो, पूरी बात समझ में नहीं आ रही, इसलिए इसको कहा जाएगा दिस इज नॉट अ सेंटेंस। ठीक है बाबू, तो सेंटेंस के लिए जरूरी ये है कि वो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो इस तरह का हो कि उससे कंप्लीट और पूरी बात समझ में आ रही हो, तो वो सेंटेंस है, वरना सेंटेंस नहीं है। आसान सी बात है, इसमें क्या रखा है पहले से आपको पता है। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट। अभी आपने पढ़ा था सेंटेंस किसे कहते हैं, आपके सामने आ चुका है। ठीक है बाबू, अब देखिएगा सेंटेंस के अंदर 4 चीजें होती हैं। कितनी चीजें होती हैं? 4 चीजें होती हैं सेंटेंस के अंदर। क्या क्या होती हैं? लेट्स सी, देखिएगा। सबसे पहले नंबर पे आपको यहाँ पर नजर आ रहा है सब्जेक्ट। क्या नजर आ रहा है मेरे भाई? ये पहले नंबर पर आपको नजर आ रहा है सब्जेक्ट। दूसरे नंबर पर हम रखते हैं वर्ब को, और तीसरे नंबर पर रखते हैं हम ऑब्जेक्ट, और चौथे नंबर पर लाते हैं फिर इस बेचारे हेल्पिंग वर्ब को। तो पहले इससे बात करेंगे, फिर इससे करेंगे, फिर उससे, और फिर हेल्पिंग वर्ब से। सवाल, सर सब्जेक्ट किसे कहते हैं? पहली बात तो ये कि उर्दू में इसको कहा जाता है फाइल। उर्दू में इसको फाइल कहते हैं। उर्दू वाले बहुत सारे स्टूडेंट हैं इसलिए बोल रहा हूँ ये लफ्ज। उर्दू में सब्जेक्ट जो होता है बाबू, अंग्रेजों के यहाँ सब्जेक्ट है और उर्दू में वही फाइल है। किसे कहते हैं सर सब्जेक्ट? ये सवाल है। जवाब, बड़ी मुश्किल तारीफ है इसकी भाई। इसकी जो डेफिनेशन है बहुत डिफिकल्ट है। अरे क्या है सर, बता तो दीजिए जल्दी। बाबू सब्जेक्ट की जो डेफिनेशन है, किसे कहते हैं सर सब्जेक्ट, ये बता दो वो साफ साफ सीधे सीधे अल्फाज में। जो करने वाला हो गई। किसे कहते हैं सब्जेक्ट? जो करने वाला हो, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। विच इज डूइंग समथिंग इन द सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। जो करने वाला होता है सेंटेंस में वही सब्जेक्ट होता है। कैसे सर, कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आपको कौन पढ़ा रहा है इस वक्त? आप कहेंगे सर जकरिया सर पढ़ा रहे हैं हमें। पढ़ाने वाला कौन है? जकरिया सर। जकरिया सर सब्जेक्ट। आप मुझसे कहे कोई बंदा कि आपको कौन सुन रहा है जी, कोई मुझसे ये कहने लगे कि आपको कौन सुन रहा है, अब मैं कहने लगूं मेरे स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं भैया, तो मुझे सुनने वाला कौन है? मेरे ही स्टूडेंट। तो आप क्या हुए? सब्जेक्ट। क्योंकि सुनने वाले जो काम को कर रहे हैं सुनने के, वो आप हैं। अंदर से, आपके घर में से बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही खाने वाने की। अब आप कह रहे हैं अबे भैया, दोस्त से, अपने साथी से, "आ, खाना कौन बना रहा है भाई अंदर?" आपने कहा अम्मी जान बना रही है भैया, बहुत परफेक्ट है। बिरयानी ऐसी बनाती है भाई साहब, भूख ना लगे तब भी लगने लगी खुशबू सूंघते ही। अब आपने अपने दोस्त से ही कहा, उसने कहा था भाई खाना कौन बना रहा है, उसको पता तो है किचन में कोई बंदा है, लेकिन उसको ये पता नहीं कि बना कौन रहा है। आपने क्या कहा? अम्मी जान बना रही हैं। तो किचन में खाने बनाने वाला कौन है? अम्मी जान। अम्मी जान क्यों हुई सब्जेक्ट? क्यों? क्योंकि वो बनाने वाली है, उस काम को कर रही है जो बनाने का है।
किसे कहते हैं सर? सब्जेक्ट, जो करने वाला हो, सिंपल, कुछ भी नहीं है इसके अलावा। दूसरे नंबर पर आई वर्ब, इसी को उर्दू में कहा जाता है फ़िल। जो उर्दू या अरबिक में फ़िल है, दैट इज कॉल्ड वर्ब इन इंग्लिश लैंग्वेज। वर्ब, सर वर्ब किसे कहते हैं? सवाल है, जवाब बहुत ध्यान से सुनना। सर वर्ब किसे कहते हैं? जवाब, जो लफ्ज, जो वर्ड काम को बताता है, अमल और एक्शन को बताता है, उसको कहा जाता है वर्ब है। जो लफ्ज काम को बताता है उसको कहा जाता है कि वर्ब है। अभी एग्जाम्पल से समझाता हूँ यहाँ पर, और ठीक है, बस इतना से याद रखो अभी। तीसरे नंबर पर क्या है? ऑब्जेक्ट। सर ये ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं सर? इसको उर्दू में कहा जाता है मफरूल। जो उर्दू में अरबिक में मफरूल होता है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं सर? बहुत आसान अल्फाज में बाबू, जिस पर एक्शन होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। विच इज एक्टेड अपॉन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। जिस पर एक्शन होता है दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। किसे कहते हैं सर ऑब्जेक्ट? बाबू जिस पर एक्शन होता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। अभी एग्जाम्पल से समझाऊंगा और अच्छी तरह समझ में आएगा। फिलहाल डेफिनेशन आपके माइंड में डाल रहा हूँ। ये भाई साहब चौथे नंबर पर रखा है हमने, हेल्पिंग वर्ब। सर ये हेल्पिंग वर्ब आपने चौथे नंबर पे क्यों रख दिया बेचारे को? कि ये चौथे नंबर पे आता है सेंटेंस में? नहीं बाबू, फिर कहाँ आता है सर? भाई ये सब्जेक्ट और वर्ब इसके बीच में आता है। आपको निशान नजर आ रहा है? इसलिए बताने के लिए कि मुझे नीचे भले ही कर दिया सर ने, लेकिन मैं आता यही हूँ सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। वो नीचे मुझे इसलिए किया सर ने जानबूझ के कि आपको समझाने में आसानी होगी जरा। ठीक है, ये समझदार है, समझ गया कि हाँ चलो नीचे ही सही है यहाँ पर। किसे कहते हैं जी हेल्पिंग वर्ब? बहुत आसान अल्फाज में बाबू, वो लफ्ज, वो वर्ड जो वर्ब की हेल्प करता है उसको कहा जाता है हेल्पिंग वर्ब। खुद ही इससे लफ्ज से समझ में आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब यानी वर्ब की हेल्प करने वाला कोई एक लफ्ज। तो हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं? वो लफ्ज जो वर्ब की हेल्प करता है मीनिंग को कंप्लीट करने में, दैट इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। अब एग्जाम्पल आपके सामने है, जरा इसको देख लीजिए। यहाँ एग्जाम्पल में आप समझना हर चीज बाबू, देखिएगा। सबसे पहले आई एम स्टडिंग इंग्लिश। आई एम स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। इस एग्जाम्पल में जो आई है ये सब्जेक्ट। सवाल, सर आई सब्जेक्ट क्यों है? इस एग्जाम्पल में आई सब्जेक्ट है क्यों? इसका रीजन बताइए। जवाब, बाबू आपको बताया था अभी कि सेंटेंस में जो करने वाला होता है उसको कहा जाता है वो सब्जेक्ट। अब यहां पर आई एम स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूं, तो इंग्लिश पढ़ने वाला कौन है? ये आई है यानी मैं, इसलिए ये क्या हुआ? सब्जेक्ट। और जो करने वाला होता है किसी भी काम को वही तो सब्जेक्ट होता है बाबू, इसलिए आई क्या हुआ? सब्जेक्ट। दूसरे नंबर पर हमने यहाँ पर बात करी थी वर्ब के बारे में। किसे कहा जाता है वर्ब? वर्ब किसे कहा जाता है? जो लफ्ज काम को बताता है उसको वर्ब कहा जाता है। अब देखिएगा, आई एम स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूं। बाबू इस एग्जाम्पल में जो पढ़ने का अमल और पढ़ने का एक्शन है उसे कौन सा लफ्ज बता रहा है? स्टडिंग। इसलिए स्टडिंग क्या हुआ? वर्ब। क्यों? इसलिए कि ये पढ़ने के काम को बता रहा है, जो पढ़ना है आपका उसको जो लफ्ज बता रहा है दैट इज स्टडिंग, इसलिए स्टडिंग क्या है? वर्ब। और वर्ब किसे कहते हैं? जो लफ्ज, जो वर्ड काम को बताता है उसी को वर्ब कहा जाता है। और यहां पर पढ़ने का जो काम है उसको कौन सा लफ्ज बता रहा है? स्टडीइंग, इसलिए स्टडीइंग क्या हुआ? वर्ब। क्लियर? नेक्स्ट, इंग्लिश क्या है सर यहाँ पर? अरे मेरे अजीज, इंग्लिश यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। सवाल, सर इंग्लिश ऑब्जेक्ट क्यों है? इंग्लिश ऑब्जेक्ट क्यों है? जवाब, बाबू बताया था आपको कि जिस पर एक्शन होता है उसी को ऑब्जेक्ट बोला जाता है। अच्छा, आई एम स्टडिंग, आई एम स्टडिंग मैं पढ़ रहा हूं। आई एम स्टडिंग मैं पढ़ रहा हूं। सवाल हो भाई साहब क्या पढ़ रहे हो? ये जो आपके पढ़ने का एक्शन है ये किस चीज पर हो रहा है वो तो जिक्र करो आप। आपने फौरन बड़े चुपचाप अंदाज में बोले आई एम स्टडिंग इंग्लिश। भैया इंग्लिश पढ़ रहा हूं मैं, तो मेरे जो पढ़ने का एक्शन है वो किस पर हो रहा है? इंग्लिश पर, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिस पर एक्शन हो। अब यहां पर स्टडीइंग एक्शन किस पे हो रहा है? इंग्लिश पर, इसलिए इंग्लिश क्या है? ऑब्जेक्ट।
ठीक है मेरे भाई। ये जो एग्जाम्पल है ये बेचारा थोड़ा सा नीचे जा रहा है। ओके, आज ये नाराज है भाई बच्चों। यहीं रहेगा, करा मैं यहीं रहूंगा भाई। वैसे ही समझा तो, समझाना हो तो। चलो कोई बात नहीं। ये लिख रहा है यहाँ पर, आई एम ईटिंग केक। मैं केक खा रहा हूँ। इस एग्जाम्पल में आई क्या है? सब्जेक्ट। क्यों? इसलिए कि केक खाने वाला कौन है? मैं, यानी आई, इसलिए आई क्या हुआ? सब्जेक्ट। अभी हेल्पिंग वर्ब रह रहा है, अभी एक साथ समझाऊंगा इसको। तीसरे नंबर पर ईटिंग। ईटिंग क्या है सर यहाँ पर? वर्ब है बाबू। क्यों है सर वर्ब ईटिंग? इसलिए कि मेरे अजीज, आई एम ईटिंग केक, मैं केक खा रहा हूं। तो ये जो खाने का अमल है, खाने का जो काम है, इसको कौन सा लफ्ज बता रहा पूरे सेंटेंस में? सर वो तो ईटिंग बता रहा है, इसीलिए तो वर्ब है बाबू। अगली बात, केक क्या है सर? ऑब्जेक्ट है। सवाल है सर केक ऑब्जेक्ट क्यों है? जवाब, बाबू आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूं। अब सवाल कोई करने लगा, भैया क्या खा रहे हो, कुछ तो खा रहे होगे। ये खाने का एक्शन जिस चीज पर हो रहा है उसको भी तो जिक्र करो। आपने फौरन केक जिक्र कर दिया। तो खाने का जो एक्शन है वो किस पर है? केक पर, इसलिए केक क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। एम दोनों जगह रह गया। एम क्या है बाबू? हेल्पिंग वर्ब। एम क्या है? दोनों जगह पर हेल्पिंग वर्ब। सवाल, सर एम हेल्पिंग वर्ब कैसे है? समझ में नहीं आ रहा। नो डोंट वरी। देखिए बाबू, अभी आपको मैंने ये बताया था कि हेल्पिंग वर्ब वो लफ्ज कहलाता है जो वर्ब की हेल्प करता है मीनिंग को कंप्लीट करने में। आई एम स्टडिंग इंग्लिश, इसमें लफ्ज एम जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। ये लफ्ज एम हेल्प कर रहा है स्टडिंग की, जो कि वर्ब है। स्टडिंग जो वर्ब है इसकी हेल्प कर रहा है एम, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब है। इसकी मदद कर रहा है, इसका ताउन और इसकी हेल्प कर रहा है मीनिंग को कंप्लीट करने में। अगर आपने एम हटा दिया तो इस स्टडिंग की हेल्प करने वाला वर्ड ना होने की वजह से आपको मीनिंग कंप्लीट नहीं देगा। तो आप अगर इस पूरे सेंटेंस से कंप्लीट मुकम्मल चाहते हैं तो इस स्टडिंग की हेल्प करने वाला कोई ना कोई लफ्ज लाना पड़ेगा, जैसे यहां पर एम आ रहा है। ठीक है, आगे जब आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब कहाँ आता है और क्यों इस्तेमाल होता है। उसमें उलझना नहीं है कुछ भी बाबू। जैसे जैसे पढ़ते रहोगे चीजें चीजें आती रहेंगी। ठीक है, सिर्फ इतनी सी बात समझिए कि हेल्पिंग वर्ब भी होता है, बस उसे समझना है होता क्या है। हकीम जी के कौन से नुस्खे का नाम है? हेल्पिंग वर्ब। बस इतनी सी बात है, ये समझना, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जो लफ्ज वर्ब की हेल्प करता है बाबू मीनिंग को कंप्लीट करने में, उसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। अब आई एम स्टडिंग इंग्लिश, इस पूरे सेंटेंस में जो वर्ब है वो है स्टडिंग। अब इस स्टडिंग वर्ब की हेल्प करने के लिए कोई ना कोई यहाँ पर लफ्ज होना जरूरी है, तभी ये कंप्लीट मीनिंग देगा। जब हमने ढूंढा तो हमें फौरन एम नजर आ गया, तो एम यहाँ पर क्या है? हेल्पिंग वर्ब। इस वर्ब की हेल्प करने वाला लफ्ज है। अगर एम हटा दोगे तो इस वर्ब की हेल्प करने वाला कोई लफ्ज नहीं रहेगा, जिसकी वजह से मीनिंग भी कंप्लीट नहीं होंगे। तो मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए इस लफ्ज स्टडिंग जो वर्ब है इसके लिए आपको कोई ना कोई हेल्पिंग लफ्ज लाना पड़ेगा, जो वर्ब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, जैसे यहाँ पर एम इस्तेमाल हो रहा है। दैट्स इट, कुछ भी नहीं है इसके अलावा, आसान है। अगली बात, ये आपने पढ़ा सेंटेंस में कितनी चीजें थी। ठीक है बाबू, अगली बात, अब आपकी खिदमत में पेश किया जाता है कि सेंटेंस की कितनी किस्में होती हैं, उसके कितने काइंड्स होते हैं। मैं यहाँ पर आपके सामने लेकर आया हूँ ओनली 3। आपके सामने मैं 3 काइंड्स और 3 किस्में लेके आया हूँ। हालांकि मेरी जो किताब है उसमें मैंने 5 किस्में जिक्र कर रखी, 5। लेकिन यहाँ आपके लिए तो 3 ही काफी हैं, उनको मैंने जिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, 3 क्या क्या है सर? लेट्स सी। सबसे पहला है यहाँ पर काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, उनमें सबसे पहला है अफर्मेटिव। सर अफर्मेटिव किसे कहते हैं? बहुत मुश्किल सी तारीफ है भाई इसकी तो, सच में देखो तुम। सर अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जवाब जिसमें हाँ हो। इतनी मुश्किल है? अरे और बाबू, चुटकियों में अंग्रेजी सीखोगे ना आप इंशाल्लाह। किसे कहते हैं सर अफर्मेटिव सेंटेंस? कौन सा होता है? जवाब जिसमें हाँ हो। जैसे आई एम स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, मैं अरेबिक बोल रहा हूँ, मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा हूँ, मेरी अम्मी जान खाना बना रही हैं, स्टूडेंट सारे मुझे ध्यान से सुन रहे हैं, जगह ये सर पढ़ा रहे हैं। सारे के सारे सेंटेंसेस वो हैं कि जिनमें हाँ आ रहा है, हाँ 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 हाँ।
मैं आ रहा हूँ, मैं आऊँगा, मैं आया था, और मेरे फादर आ रहे हैं, मैं सो रहा था, जब आप आए थे मैं जा चुका था। सारे के सारे सेंटेंसेस वो हैं जिनमें हाँ आ रहा है। सब के सब क्या है बाबू? अफर्मेटिव सेंटेंस, सब अफर्मेटिव। अगली बात, काइंड्स ऑफ सेंटेंस में एक मुकम्मल हुई, अफर्मेटिव। अगली बात, सर इसकी दूसरी जो किस्म है वो कौन सी है? हमें इंतजार है। निगेटिव। क्या है? निगेटिव। निगेटिव पढ़ेंगे? नो। फिर क्या पढ़ेंगे सर इसको? नेगेटिव। 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 सर ये नेगेटिव सेंटेंस कौन सा होता है? इसकी तारीफ और बता दो, इसकी डेफिनेशन क्या, किसे कहते हैं सर नेगेटिव सेंटेंस? लेकिन हाँ सर ऐसे ही बताना जैसे आपने इससे पहले इसकी ये वाली बताई थी हमें अभी ऊपर, अफर्मेटिव वाली, ऐसे ही बताना। वरना मत बताइए सर आप हमें, क्योंकि हमारा मूड सही नहीं है आज। नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जिसमें ना हो। जिसमें ना हो दैट इज नेगेटिव। जैसे आई एम नॉट स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ रहा हूँ। तो नेगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें ना हो। ना वाला जो सेंस जिसमें होता है, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं नहीं सो रहा हूँ, मेरे फादर नहीं आ रहे हैं, अम्मी जान खाना नहीं बना रही हैं, और हम लोग ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, कुछ लोग नहीं लिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल। ये सारे के सारे सेंटेंसेस वो हैं कि जिनके अंदर ना आ रहा है बाबू। तो जिस सेंटेंस में ना आएगा दैट इज कॉल्ड नेगेटिव। कोई मसले की बात ही नहीं है। अच्छा, आपके सामने दो आगे। अफर्मेटिव जिसमें हाँ हो, नेगेटिव जिसमें ना हो। अगला, अरे भाई, इसका तो प्रोनाउंसिएशन कराने के लिए मुझे दो चार बच्चे को बुलाना ही पड़ेगा, मुझे भी नहीं पता क्या पढ़ते हैं इसको। इनवाइट 5 पीपल, लोअर देयर हैंड्स। ये तो बता दो बच्चों, ऊपर के 5 बच्चों से मालूम करिए। जी, बुलाइए सलेमान खान को, फिर नाहिद को। अस्सलाम हम्म वालेकुम सर। जी भाई साहब, क्या लिख रहा है यार ये, मुझे बताओ जरा सही से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यस यस, टेल मी प्लीज, क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस ओके, है ये। चलिए शाबाश। ये क्वेश्चन करते हैं। इंट्रोगेटिव बाबा, जो जितना पूछा है इतना बताइए बाबू, इसको तलफ्फुज क्या है वो पूछना है सिर्फ। नाहिद आओ, इंट्रोगेटिव, चलो शाबाश, ठीक है। नाहिद। अस्सलाम सर। प्लीज बाबू, क्या है? इंट्रोगेटिव। सॉरी? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, ओके ठीक है शाबाश। इंट्रोगेटिव। ठीक है शाबाश, अच्छा बताया आपने बाबू। जी। श, व्हाट? शिबान। शिबान आइए। नेक्स्ट किसी और को बुलाइए। है मेरा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी भाई साहब, कहाँ सो रहे थे क्या आप? नहीं सर, वो म्यूट पे था, नहीं आ रहा था। अब बताओ बताओ, क्या लिख रहा है बेटे? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, शाबाश। जी, उम्मुल खैर आओ बेटी। माइक खोलिए बेटे, माइक माइक। फिर बंद हो गया, फिर खोलिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। इंट्रागेटिव। इंट्रोगेटिव, ओके बेटी। उनको बुलाइए। सानिया। अस्सलाम वालेकुम सर। यस। इंट्रोगेटिव। सॉरी? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव। या। जीशान प्लीज। जीशान के बाद निजामुद्दीन को बुलाइएगा बस। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम, यस। इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, शाबाश, बढ़िया। निजाम ब्रदर। अस्सलाम वालेकुम। यस। जी सर, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, ठीक है शाबाश, बढ़िया, ओके। बाकी लोगों को मौका फिर मिलेगा। जी। इसको कुछ लोग पढ़ते हैं, वो किसी ने पढ़ा ही नहीं है अभी। इसको कुछ लोग पढ़ते हैं इंटैरोगेटिव। क्या पढ़ते हैं भाई साहब? इंटैरोगेटिव। अच्छा, स्पेलिंग भी देखो, मैच करती, इंटैरोगेटिव है ना। कुछ बच्चों ने पढ़ा है इसको इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज इंटेरोगेटिव। वो एक बच्ची ने पढ़ा भी था शायद, नाहिद नाम थी, क्या थी बच्ची वो,
हाँ, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन सा होता है जी? जिसमें सवाल हो। जिस सेंटेंस में सवाल हो दैट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बस सिंपल है। अब देखिए यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है आर यू स्टडिंग इंग्लिश और वाई आर यू स्टडिंग इंग्लिश। थोड़ी सी बात सुनना बाबू। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो दो तरह से बनता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह से बनता है। एक तरीका तो ये है कि जो सीधा सीधा सेंटेंस होता है उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसको उठा के शुरू में रख दो तो इंट्रोगेटिव बन जाता है। जैसे यहाँ है, यहाँ लिख रहा है आर यू स्टडिंग इंग्लिश। असल क्या था मालूम है? असल था बाबू, ये जो यू है, ये यू यहां पहले रखा हुआ था। असल ये था। यू यहां आ जाएगा तो आर बाद में आ जाएगा ना। यू आर स्टडिंग इंग्लिश, ये था असल सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव बनाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, जो सिंपल सेंटेंस होगा अफर्मेटिव, उसमें जो लफ्ज हेल्पिंग वर्ब बन रहा होगा उसको उठाओ और शुरू में रख दो, इंट्रोगेटिव बन जाता है। कुछ अलग से कुछ और करने की जरूरत नहीं रहती। तो असल सेंटेंस था आर यू, सॉरी, यू आर स्टडी इंग्लिश। पहले यू था फिर आर था। पहले क्या था? यू था फिर आर था। तो सेंटेंस था यू आर स्टडिंग इंग्लिश। तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो, सीधा सीधा। लेकिन मुझे बनाना था क्या तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो, सवाल वाला। तो उसी सेंटेंस को मैंने क्या किया, जो आर था, यू आर स्टडी इंग्लिश में जो आर आ रहा था उसको उठाया और शुरू में रख दिया, बस बन गया। देखो, आर यू स्टडिंग इंग्लिश। ठीक है। दूसरा, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बाबू दो तरह से बनता है। एक तो यही कि सिंपल सेंटेंस में से जो हेल्पिंग वर्ब होता है लफ्ज उसको उठाओ और शुरू में रख दो, इंट्रोगेटिव बन जाता है। दूसरी बात, दूसरी बात यह है कि हेल्पिंग वर्ब की, सॉरी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की दूसरी किस्म बनाने के लिए और दूसरा काइंड बनाने के लिए अलग से आपको कोई ना कोई सवाल वाला लफ्ज लाना पड़ता है, तब जाके वो सवाल वाला सेंटेंस बनता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है। जैसे यहां पर आपने इस्तेमाल किया वाई। अच्छा, इस वाई को अगर आप हटा दें इस सेंटेंस में से, तो क्या ये सेंटेंस और ये सेंटेंस, इनमें आपको कोई फर्क नजर आएगा? जरा देखना। उधर भी लिख रहा है आर यू स्टडिंग इंग्लिश, और इस वाई को हटाओ तो यहां पर भी आर यू स्टडिंग इंग्लिश। तो ये दूसरी किस्म तभी बन पाएगी जबकि आप यहां पर सवाल वाला कोई ना कोई लफ्ज ला के रखेंगे। जिस जो डब्ल्यू एच फैमिली है पूरी, ठीक है, डब्ल्यू एच फैमिली है एक, वो अल्फाज जो डब्ल्यू या एच या फिर दोनों से शुरू होते हैं, पूरा इनका एक खानदान है जो आपको देने वाला हूं एक दो दिन में। तो वो डब्ल्यू एच फैमिली में जो जितने अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उनमें से कोई ना कोई सा लफ्ज आपको यहाँ लाना पड़ेगा, तब जाके इंट्रोगेटिव बनेगा। तो खुलासा ये हुआ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम दो तरह से बनाते हैं बाबू। पहला तरीका ये है कि सिंपल अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें जो लफ्ज हेल्पिंग वर्ब बन रहा होगा उसको उठा के शुरू में रख देते हैं, जैसे यहाँ पर किया गया है। असल था यू आर स्टडिंग इंग्लिश, यू यहाँ पर था और आर बाद में था असल। लेकिन इसको इंट्रोगेटिव बनाया तो हमने क्या किया, ये जो आर यहां पर था उसको उठा के हम शुरू में ले आए। शुरू में ले आए तो क्या बन गया? वो इंट्रोगेटिव बन गया। दूसरा, दूसरा किस्म और काइंड इंट्रोगेटिव बनाने के लिए जरूरी है कि आप अलग से कोई ना कोई सवाल वाला लफ्ज लाएं। जब तक आप अलग से कोई सवाल वाला लफ्ज ऐड नहीं करेंगे तब तक वो इंट्रोगेटिव की दूसरी किस्म और काइंड नहीं बनेगी। तो जाहिर है मैं दूसरी बनाने के लिए क्या किया हमने, डब्ल्यू एच फैमिली में से, जो डब्ल्यू एच फैमिली है हमारी, उसी में से हमने एक वर्ड वाई उठा के यहाँ रख दिया। तो सेंटेंस क्या बन गया? दूसरी काइंड बन गई इंट्रोगेटिव की। अब एक चीज पे गौर करिएगा जरा, ये दोनों के दोनों सेंटेंस, दिस वन एंड दैट वन, यहां पर लिख रहा है आर यू स्टडिंग इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो, सवाल है। वाई आर यू स्टडिंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हो, सवाल है। अच्छा, सवाल होने की वजह से दोनों के दोनों सेंटेंसेस क्या हैं? इंट्रोगेटिव हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वही होता है बाबू जिसमें सवाल होता है। तो दोनों के अंदर सवाल है, इसलिए दोनों के दोनों क्या हुए? इंट्रोगेटिव। अगली बात जो समझानी है असल, आर यू स्टडिंग इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो, क्या तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो। वाई आर यू स्टडिंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हो। दोनों के दोनों सेंटेंस ऐसे हैं कि जिनके अंदर हाँ भी आ रहा है। क्या आ रहा है? हाँ भी आ रहा है, हाँ। और जिस सेंटेंस के अंदर हाँ होता है
वो अफर्मेटिव होता है। तो पता ये चला कि ये दोनों के दोनों सेंटेंसेस हाँ इनमें आ रहा है, तो हाँ आने की वजह से अफर्मेटिव भी है, और चूंकि दोनों में सवाल हो रहा है तो सवाल होने की वजह से इंट्रोगेटिव भी है। तो पता ये चला कि एक ही सेंटेंस एक ही वक्त में इंट्रोगेटिव भी हो सकता है और अफर्मेटिव भी हो सकता है। इंट्रोगेटिव इस वजह से क्योंकि उसमें सवाल है, अफर्मेटिव इस वजह से क्योंकि उसमें हाँ आ रहा है। क्लियर है? अगली बात बाबू, आर यू नॉट स्टडिंग इंग्लिश? क्या तुम इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हो? ये नेगेटिव वे में दिया हुआ है। और वाई आर यू नॉट स्टडिंग इंग्लिश, नोट लग रहा है ना, ये नेगेटिव वे में सवाल है। आर यू नॉट स्टडिंग इंग्लिश? क्या तुम इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हो भाई? वाई आर यू नॉट स्टडिंग इंग्लिश? पागल वागल हो, इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ रहे हो? बहुत जरूरी है इस दौर में, तो उसके बगैर तो आदमी कुछ नहीं है। और अगले 5-6 साल बाद तो जो ठेले पे पकौड़ी बेचने वाला वो भी अंग्रेजी में कहेगा व्हाट डू यू वांट। तो फिर आपको कहना पड़ेगा भाई साहब मैं जो भी लेना चाहता हूँ, ठीक है, अंग्रेजी, वरना वो देने का ही नहीं, वो आपको कहेगा आपसे पहले सीख क्या हो अंग्रेजी। तो देखिए, आर यू नॉट स्टडिंग इंग्लिश? क्या तुम इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हो? और वाई आर यू नॉट स्टडिंग इंग्लिश? तुम इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ रहे हो? दोनों के दोनों सेंटेंस ऐसे हैं जिनमें सवाल है, सवाल होने की बुनियाद पर इंट्रोगेटिव है। और दोनों के दोनों ये ऐसे सेंटेंस हैं कि जिनमें ना आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो ना आने की बुनियाद पर दोनों के दोनों सेंटेंस नेगेटिव भी हैं। तो पता ये चला कि एक ही वक्त में एक ही सेंटेंस सवाल होने की बुनियाद पर इंट्रोगेटिव भी हो सकता है, और ना आने की बुनियाद पर, नहीं आने की बुनियाद पर वो सेंटेंस नेगेटिव भी हो सकता है। सवाल है इसलिए इंट्रोगेटिव है, नहीं आ रहा है, लफ्ज नहीं आ रहा है एक तरह से, तो इसलिए नेगेटिव भी है। क्लियर है भाई? कुछ भी नहीं है इसमें, तो एक छोटी सी बात रह जाती, बस वो समझिए और बात खत्म। अब हम बात शुरू करते हैं, मालूम है किससे? टेंस, टेंसेस। ये टेंस और टेंसेस क्या होता है सर? बड़े आसान अंदाज में बता रहा हूँ दोस्त, 1 मिनट में सुन लीजिए, खत्म। देखिए, उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल होता है जमाने। टेंसेस के लिए उर्दू में लफ्ज बड़ा खूबसूरत आता है, जमाने। जमाने का मतलब वक्त, जमाने का मतलब वक्त। तो टेंसेस का ट्रांसलेशन भी करिए आप, टाइम और वक्त। अभी जो वक्त है अंग्रेजों ने उसको 3 जगह बांट दिया है। एक वो 3 जगह का बांट दिया, सारी दुनिया में 3 ही जगह है। मतलब लफ्ज तो मैं चूंकि अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ तो इसलिए बता रहा हूँ, अंग्रेजों ने बांट दिया है। एक वो वक्त है जिसका ताल्लुक जो गुजर गया, जो गुजर गया वो है पास्ट अंग्रेजों के यहाँ। और जो मौजूद है अंग्रेजों के यहाँ उसको वो कहते हैं प्रेजेंट। और एक वक्त वो है जो आइंदा आने वाला है, उसको कहा जाता है अंग्रेजों की दुनिया में फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इस पास्ट को उर्दू में बोला जाता है माजी। उर्दू में क्या कहते हैं इसको? माजी। और ये जो प्रेजेंट है इसको उर्दू में बोला जाता है हाल, जो वक्त चल रहा है। तो पास्ट वो वक्त जो गुजर गया, और प्रेजेंट इसको हाल बोलते हैं उर्दू में, वो जमाना और वो वक्त जो अब चल रहा है इस वक्त, जिसमें मैं और आप हैं। फ्यूचर इसको उर्दू में कहा जाता है मुस्तकबिल, यानी वो वक्त जो आइंदा आने वाला है। अभी जो पास्ट है इसकी भी 4 किस्में हैं, प्रेजेंट की भी 4 हैं, और फ्यूचर की भी 4 काइंड्स और प्रकार हैं। पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक याद हो गया तो ये खुद ब खुद याद हो गए। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये पास्ट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, ये सिंपल सिंपल जो नजर आ रहा है इसको इंडेफिनिट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई साहब? आप पास्ट इंडेफिनिट कहिए वो भी सही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट कहिए एक ही बात है, फ्यूचर इंडेफिनिट कहिए सिंपल की जगह वो भी सही है। समझ में आया? तो ये हैं 12 के 12 टेंसेस जो आपको पढ़ने हैं। जिस बच्चे को ये सब आ गए जो यहाँ लिख रहे हैं उसको अंग्रेजी आ गई। ठीक है भाई साहब, ये हैं 12 के 12 टेंसेस जो अंग्रेजों की दुनिया में कमाल की हैसियत रखते हैं। ये आप इतने आसान अंदाज में सीखने जा रहे हैं, यू हैव नेवर एवर थॉट, कभी आपने सोचा ही नहीं होगा कि हाँ यार हम इतने आसान अंदाज में अंग्रेजी भी सीख लेंगे। ठीक है बाबू, बस बढ़िया से क्लास पाबंदी से ज्वाइन करनी है आपको। ये आपका जो लेसन है, ये इसमें आप नोट्स अपने बना लीजिएगा, जिस अंदाज से मैंने पढ़ा है वैसे लिख लीजिएगा आप। ठीक है, ये सेशन रिकॉर्ड होकर आपके पास आ ही जाएगा, 15-20 मिनट में आ ही जाता है। ठीक है, और उसके बाद आप अपनी डायरी मेंटेन करिए। ठीक है, उसमें रोजाना का जो आपको पढ़ाया जाए, जो आपको लगे कि मुझे नोट राइट डाउन कर लेना चाहिए, उसको आप करिए। ठीक है, इससे फायदा आपका ये होगा कि इन फ्यूचर आपको कहीं पढ़ाने का मौका मिला तो ये सारी चीज़ आपके काम आएंगी बाबू। ठीक है,
और बाकी मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह यहाँ से बहुत कुछ सीखेंगे आप। मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।